नमस्ते। आज हम कविता पढ़ेंगे तेरी खोपड़ी के अंदर, जिसके कवि है वैद्यनाथ मिश्र। तेरी खोपड़ी के अंदर यह कविता देखने के पूर्व हमें उनका परिचय, कवि का परिचय देख लेना आवश्यक है। कवि का परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म हुआ 30 जून 1911 में बिहार राज्य के दरभंगा जिले के तरौनी नामक गांव में। इनका निधन हुआ 5 नवंबर 1998 में। इनका जन्म स्थान के बारे में मैंने अभी बताया। उनका गांव है तरौनी, जिला दरभंगा, बिहार, भारत के अंतर्गत। इन्होंने यात्री और नागार्जुन इन दो उपनामों से साहित्य के अंतर्गत लेखन किया। मैथिली भाषा में उन्होंने यात्री उपनाम से लेखन किया और उन्होंने हिंदी भाषा में वे नागार्जुन नाम से लिखते थे। इनका बहुत सारा साहित्य है। कुछ उपन्यास है उनके, कुछ कहानी संग्रह है, कुछ अनुदित साहित्य है, कुछ आलोचना भी इन्होंने लिखी है। इनके उपन्यास इस प्रकार है। बलचमना, नई पौध, रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वरनाथ, दुखमोचन, वरुण के बेटे, कुंभीपाक। इनका काव्य संग्रह इस प्रकार है। सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार भावों वाली, युगधारा, प्यासी पतराही आंखें, तालाब की मछलियाँ, प्रेत का बयान, तुमने कहा था, चना जोर गरम, पुरानी ज्योतियों का कोरस। कुछ उनके अनुवाद साहित्य है। अनुवाद के अंतर्गत उनका मेघदूत है, गीत गोविंद है, विद्यापति के गीत है और उनके आलोचना कृति है एक व्यक्ति एक युग। इनका वास्तविक नाम रहा वैद्यनाथ मिश्र। उन्होंने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ करके एक काव्य संग्रह लिखा और इस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी की ओर से उन्हें सम्मानित भी किया गया। ये वामपंथी विचारधारा के महान कवि रहे। इनकी कविताओं में भारतीय जनजीवन की विभिन्न छवियां अपना एक विशेष रूप लेकर प्रकट होती है। इन्होंने कविता की विषय वस्तु के रूप में प्रकृति और भारतीय किसान के जीवन की जो विभिन्न समस्याएं हैं, शोषण की अटूट परंपरा है और भारतीय जनता की संघर्ष शक्ति को उन्होंने अत्यंत सशक्त ढंग से समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया है। तेरी खोपड़ी के अंदर यह जो कविता है, यह ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, इस काव्य संग्रह से ली गई है। वे एक घुमंतु व्यक्तित्व वाले थे, घुमक्कड़ थे। एक जगह पर वह कहीं भी टिककर नहीं रहते थे। अपने काव्य पाठ और तेज तर्रार बातचीत से ये अनायास ही एक आकर्षक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कर देते थे। उन्हें बहुत बार यानी कि आपातकाल की स्थिति में उन्हें जेल भी जाना पड़ा, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में वो सहभाग भी लिया उन्होंने और आपातकाल की जो स्थिति थी वो स्थिति में उन्हें जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी। सारांशतः हम कह सकते हैं कि नागार्जुन एक जनवादी कवि है। मार्क्सवादी विचारों का प्रभाव उनकी विचारधारा पर है। वे मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रभावित रहे। प्रगतिवादी हिंदी साहित्य के प्रगतिवादी काव्यधारा के अंतर्गत उनका नाम गिना जाता है। सबसे पहले हम कविता पढ़ लेते हैं तेरी खोपड़ी के अंदर। कविता पढ़ने के पूर्व इस कविता का ही उद्देश्य मैं बता देती हूँ कि जो सांप्रदायिक दंगे थे हिंदू और मुसलमानों के, सांप्रदायिक दंगों में जो आम आदमी जो घिसा जा रहा था, उसका यथार्थ चित्रण, किस प्रकार उस पर भूखमरी की स्थिति आ रही थी, इसका जीवंत चित्रण इस कविता के अंतर्गत किया गया है। यहाँ पर प्रतीकात्मक ढंग से कवि ने कुछ प्रश्न चिन्ह भी इस कविता में लगाए हैं। उद्देश्य यह रहा है कि उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव की कामना इस कविता के अंतर्गत की है। कविता इस प्रकार है। गले से रुद्राक्ष की माला लटक रही थी जोगिया कलर वाले कुर्ते पर,
दाहिने कान से लाल फूल अटका पड़ा था, चमक रहा था भाल पर चंदन का पीला तिलक। वो अपना रिक्शा मेरे निकट ले आया। बाबा जी नमस्ते, संजीदगी में बोला, किधर को ले चलो बाबा जी। मैं उसको गौर से देखने लगा। वो अच्छा भला युवक था, गंदमी सूरत का, दुबला पतला, बड़ी बड़ी सुरमई आंखें, चौड़ी पेशानी पर चमक रहा था चंदन का टीका, लुंगी पील थी, पैर खाली थे। इन्होंने आगे की कविता इस प्रकार है। यह बहुत बड़ी और लंबी कविता है। आगे के काव्य पंक्ति इस प्रकार है। चलो बाबा जी किधर ले चलूं, छिपी ताला बेगम पुल कि इतने में एक और युवक इन कानों में फुसफुसा के कह गया, खबरदार, यह इसके रिक्शे पर कभी ना बैठना। ये आगे की जो काव्य पंक्तियां हैं जो इस प्रकार है। मगर अपना साथी बोला, हम इसी का रिक्शा लेते हैं। हमने उससे कहा, हॉस्टल ले चलो। हाँ, मेरठ कॉलेज हॉस्टल। हमें हॉस्टल के गेट पर पहुंचाकर निहायत नरम आवाज में वह कहने लगा, बाबा जी अब हम चुटैया भी रखेंगे। 8-10 रोज की भूखमरी के बाद हमारे अंदर यह अक्ल फूटी है। बाबा जी रुद्राक्ष के मन के अच्छी मजदूरी दिला रहे हैं। बाबा जी अब हम चुटन्ना भी रखेंगे माथे पर। अब हम चंदन का टीका भी जो रोज लगाते रहेंगे। अपना नाम भी तो प्रेम प्रकाश बतलाते हैं। वो अपना रिक्शा लेकर वापस जा रहा था। उसने हमारी बातें सुन ली थी, जभी तो अपना वक्तव्य सूत्र रूप में हमारे सामने रख गया था। अपना रिक्शा लेकर प्रेम प्रकाश जा रहा था और हम दोनों मिनटों उसे जाते हुए देखते रहे। यो तो कल्लू था, कल्लू रिक्शा वाला, यानी कि कलीमुद्दीन। मगर अब वह प्रेम प्रकाश कहलाना पसंद करेगा। कलीमुद्दीन तो भूख की मिट्टी में खाक हो गया। जो बेटा प्रेम प्रकाश, हाँ, चोटी जरूर रख लो। और हाँ, पूर्णमासी के दिन गढ़ की गंगा में डूब लगाना। हाँ, तेरा यही लिबास तेरे को रोजी रोटी देगा। सच बेटा प्रेम प्रकाश, तूने मेरा दिल जीत लिया, लेकिन तू अब इतना जरूर करना, उस नाले के करीब ले चलना उस नाले के करीब ले चलना कभी, जहाँ कल्लू का कुनबा रहता है। मैं उसकी बूढ़ी दादी के पास बैठकर चाय पी आऊँगा। कभी कल्लू के नन्हे मुन्ने मेरी दाढ़ी के बाल सहलाएंगे और तेरा सिर मेरे अंदर से गुस्से लावा जाई। बूढ़े अपना इलाज करवा तेरी खोपड़ी के अंदर। यह जो कविता है इसका सारांश बहुत लंबी कविता है। इसको हम एक प्रसंग के रूप में यहाँ पर कवि ने जो प्रसंग उस रिक्शा वाले से जो मुलाकात हो गई उसका चित्रण इस काव्य के अंतर्गत किया गया है। कवि मेरठ में रहते थे। मेरठ एक ऐसा जिला है जहाँ पर गंगा नदी बहती है। इस गंगा नदी में स्नान कर पुण्य कमाने के लिए बहुत सारे यात्री आते हैं। वे उसमें स्नान कर पुण्य कमाते हैं। लेकिन कवि ने जिस दृश्य का चित्रण किया है, यह दृश्य इस प्रकार है कि कवि उस मेरठ में एक रिक्शा वाले के पास चले जाते हैं। तो उसका वर्णन उन्होंने किया है जो इस प्रकार है कि गले में रुद्राक्ष की माला है, भाल पर चंदन का तिलक है, साथ ही साथ कान में एक फूल अटका हुआ है, जोगिया कलर का कुर्ता पहना हुआ है। यानी कि पूरा का पूरा हम कहे कि उन्होंने हिंदू का लिबास पहना है। लेखक और गौर से उसकी तरफ देखते हैं। नागार्जुन एक जन कवि है, सामान्य के कवि है। जब उसके नज़दीक जाते हैं तब वह रिक्शा वाला उनसे कहता है कि
नमस्ते बाबा जी। वो बहुत संजीदगी में बोलता है, बहुत नरमाई से उनसे कहता है कि नमस्ते बाबा जी, कहाँ चलना है आपको? बेगमपुर जाना है, छिपी तालाब जाना है, कहाँ पहुंचा दूँ आपको? तब उस वक्त एक वहाँ पर खड़ा दूसरा रिक्शा वाला युवक वहाँ पर आता है और कवि के कान में फुसफुसाते हुए कहता है कि खबरदार, वह मुसलमान है और उसके रिक्शे में आपको बैठना नहीं चाहिए। हिंदू और मुस्लिम इन दोनों के सांप्रदायिक दंगों ने समाज पर इतना असर किया था कि हिंदू रिक्शा वाले की सवारी मान लीजिए मुसलमान नहीं लेता था और मुसलमान रिक्शा वाले की सवारी करना हिंदू को पसंद नहीं आता था। इतना कट्टरवाद तत्कालीन समय में हो गया था। वह कहता है कि वह मुसलमान है और आप हिंदू है और उसकी रिक्शा में आप नहीं बैठ सकते हैं। तब उस वक्त कवि के साथ जो उनका साथी था, वो साथी उनसे कहता है कि हम तो इसके रिक्शे में बैठते हैं। लेकिन कवि प्रगतिवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वे समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। आधुनिकता के नाम पर समाज तो बदल गया, लेकिन विचारों का बदलाव बहुत कम ही होता हुआ हमें नजर आता है, क्योंकि समय के साथ विचारों का बदलाव होना भी जरूरी है। और प्रगतिवादी काव्य इस प्रकार की ही लेखनी उठाता है। मार्क्सवाद जो शोषक और शोषितों का जो इतिहास है वह हमारे सामने रखता है। शोषकों की क्या दशा है, शोषितों की क्या दशा है, शोषित किस प्रकार दुख सह रहा है, इसका चित्रण मैथिली शरण निराला हो, मैथिली शरण गुप्त हो या जितने भी प्रगतिवादी कवि हैं, इनके काव्य में हमें दिखाई देता है। सामाजिक जो विसंगतियां हैं, समाज में जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास है, जो भी रूढ़िवादिता है, इसके खिलाफ प्रगतिवादी कवियों ने हमेशा ही लेखनी उठाई है। एक प्रकार से उच्च वर्ग है और दूसरा एक निम्न वर्ग है, एक शोषक है, दूसरा शोषित है। लेकिन यह जो कविता इससे थोड़ी सी हटकर है, यह धार्मिकता पर चली जाती है, सांप्रदायिकता पर चली जाती है। लेकिन कवि जो है इस सांप्रदायिकता में एक सद्भाव की भावना लाना चाहते हैं। वे तुरंत उस रिक्शा में बैठते हैं और उन्हें कहते हैं उस रिक्शा वाले से कि मुझे मेरठ के कॉलेज गेट तक पहुंचा देना। वो दोनों उनका साथी और कवि उस रिक्शा में बैठकर आते हैं। वो उसको और गौर से देखते हैं, उनका लिबास जांचते हैं। बातों ही बातों में रिक्शा वाला उनसे कहता है कि बाबा जी, बहुत दिनों के बाद मुझे यह अक्ल फूटी है। भूख से बेहाल होकर जब बेटे को बेचने के लिए बाप मजबूर हो सकता है, तो यह रिक्शा वाला जिसको बहुत दिनों से उसकी भूखमरी चल रही थी इस सांप्रदायिकता के कारण, तब वह अपना लिबास ही बदल देता है। वह कवि से कहता है कि मैंने अपना लिबास बदल दिया है, मैंने चुटिया रख दी है, मैंने जोगिया कलर का यानी कि साधु के रंग का कुर्ता पहना हुआ है, माथे पर मैं चंदन का तिलक लगाता हूँ, यानी कि पूर्णता से हिंदू बेस में यह जो परिधान मैंने किया है, इसकी वजह इस प्रकार है कि मेरे परिवार को मैं 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि अधिकतर यात्री जो है वह हिंदू ही है इस मेरठ पर आने वाले, और गंगा में स्नान करने के लिए वह चले जाते हैं। तो मेरे लिए वह सवारी नहीं मिलती थी और बहुत दिनों के बाद मेरे मस्तिष्क में एक कल्पना आती है कि क्यों न मैं हिंदू का लिबास ही पहनूं, जिसके कारण मैं अपना पेट और अपने परिवार का पेट भर सकता हूं। तो इतनी बातचीत हो जाती है। कवि रिक्शे से उस मेरठ गेट तक आकर वह रुकते हैं, लेकिन इसके पूर्व उन्होंने यह भी बात की है कि यह जो लिबास है, यह लिबास मुझे बहुत मजदूरी दिला रहा है, क्योंकि लोगों की जो वैचारिक स्थिति है, जो धर्मांधता हम कहेंगे, मुस्लिम लोगों की इस्लामी कट्टरता और हिंदू लोगों की हिंदू कट्टरता, इन दोनों के बीच
हिंदू का आम आदमी हो या मुसलमान का आम आदमी हो, दोनों जूझ घिसता जा रहा है। अनेक समस्याओं का वो शिकार हो रहा है। समस्या तो दूर ही है, तो पेट के लाले पड़ गए, खाने के लाले पड़ गए हैं। और जो बहुत बड़े उच्च वर्गीय धर्म के ठेकेदार हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा लगाकर वे अपनी सत्ता बचा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पड़ी है कि जो निम्न वर्ग है हमारे समाज का, उसकी रोजी रोटी सारे समाज पर निर्भर है, वह किसी भी जाति का क्यों ना हो। जब कभी मेरठ के गेट पर पहुंचते हैं, तब वहाँ उस रिक्शा वाले को जाते हुए देखते हैं, तब उन्हें याद आता है कि उनका जो मोहल्ला था, वहाँ पर एक कल्लू नामक रिक्शा वाला था। और वही कल्लू यानी कि कलमुद्दीन, अब वह कलमुद्दीन नहीं रहा, बल्कि उसने अपना हिंदू नाम भी रखा है, वह है प्रेम प्रकाश। जो बातों ही बातों में उस रिक्शा वाले ने कवि से कहा था कि मैं अब अपना नाम भी प्रेम प्रकाश बतलाता हूँ, क्योंकि मजबूरी यहाँ तक आती है कि पेट क्या क्या करने के लिए उन्हें मजबूर कर देता है। यहाँ तक उसके लिबास से लेकर उसके उसके नाम तक उसको बदल देता है। कभी सोचते हैं कि यह कल्लू ही है, कलमुद्दीन ही है, लेकिन अब वह प्रेम प्रकाश बन गया है। कभी उनकी बूढ़ी दादी से वह कहते हैं कि उनके खोपड़ी के अंदर विचार चल रहा है कि थोड़े यहाँ से करीब एक मोहल्ला है, कुनबा है, वहाँ पर कल्लू नामक रिक्शा वाला रहता था, मुझे उसके घर जाना है। उसकी बूढ़ी दादी और बीमार अब्बाजान के साथ बातें करनी है, उसके घर जाकर चाय पीनी है, साथ ही साथ उनके बच्चों के साथ खेलना है, उसके बच्चे उनके दाढ़ी के बाल सहलाएंगे, यानी कि बहुत वो अलग ही विचार कर रहे थे। तो इतने में उनके अंदर से एक आवाज़ फूटती है। वह गुस्से से भरी आवाज़ है, क्रोधित आवाज़ है, बूढ़े अपना इलाज करवा तेरे खोपड़ी के अंदर। एक तरफ सांप्रदायिक दंगों के कारण यह भीषण वास्तविकता है, यह भीषणता है कि जिसके कारण समाज का आम आदमी है वह खाने के लिए तरस रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए वह तरस रहा है। और कभी एक अलग ही विचार करते हिंदू होकर कि उस मुसलमान के घर जाकर मुझे चाय पीनी है, बच्चों के साथ खेलना है, बूढ़ी दादी के साथ बातें करनी है, या बूढ़े अब्बाजान है, बीमार अब्बाजान है, उनके साथ बातें करनी है। तो यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, वैचारिक परिवर्तन है। लेकिन यह वैचारिक परिवर्तन तत्कालीन समाज को मान्य नहीं कर सकता था, इसलिए वह अपने को चुप करा देते हैं और एक प्रकार से प्रतीकात्मक ढंग से प्रश्न चिन्ह निर्माण करते हैं कि तेरी खोपड़ी के अंदर। इस प्रकार इस कविता में कवि ने जो सांप्रदायिक दंगे हो गए थे और इस सांप्रदायिक दंगों के बाद आम आदमी की जो भीषण एवं दीनहीन स्थिति है, इस स्थिति को उन्होंने उजागर किया है। साथ ही साथ कवि ने सांप्रदायिक द्वेष से घिरे आम आदमी की व्यथा को चित्रित किया है और उन्होंने अंत में सांप्रदाय यानी कि प्रगतिवादी कवि ऐसे ही रहे हैं कि समाज में जो भी विसंगतियाँ है, जो भी कुरीतियाँ है, जो भी आडंबर है, इसको वह मिटाना चाहते हैं। और कवि ने इस कविता में सांप्रदायिक सद्भाव की कामना भी की है। इस कविता में नागार्जुन ने हिंदू और मुस्लिम इनके झगड़ों के बाद उसका गहरा असर हिंदू और मुस्लिम इन दोनों मजहबों के या धर्मों के जो आम आदमी है, इन आम आदमी पर किस प्रकार होता है, इसे बड़े ही सहानुभूति के साथ और संवेदनशीलता के साथ उन्होंने यथार्थ रूप से बयान किया है। धन्यवाद।